बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्र लिल्लाह। आज फ़ारसी ज़ुबान की तहसील में 8वां दर्स है और जी जी 8वां दर्स है और उम्मीद है कि पिछले 7 दुरूस बिल्कुल वाज़े हो गए होंगे और उसमें जो कोई ऐसी दिक्कत नहीं रही होगी। तो इंशाअल्लाह आगे जब उसकी आप रिपीट करेंगे तो अगर कोई दिक्कत हुई भी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। अलबत्ता ये होता है कि जैसे 2 जमा 2 4 और जमा 2 6 होता है, ऐसी साकिब साहब आपके 2-2 मिनट कम होते जाते हैं। आप 2 मिनट का कहकर 3 ऊपर लगा देते हैं, 5 हो गए, तो फिर यहाँ इस तरह जमा होने के बजाय उधर से निकलते रहते हैं। तो इसे उर्दू में हरकत कहते हैं तो इसकी जमा हरकत है, तो ऐसी हरकत से बाज आना चाहिए। ज़हनी तौर पर तैयारी में बाज़ औक़ात देर लगती है। तो अभी आज 8वां दर्स है, तो 8वें दर्स तक उस तरह ज़हन अगर बन भी गया है तो मसरूफियात जो हैं वो अभी मैनेज नहीं हो रही। तो कोशिश करें कि ज़हनी तौर पर आप अपने ज़हन को ये बताएं कि मैं अब वो पिछला वाला साकिब नहीं हूँ, अब मैं तालिब इल्म हूँ। ठीक है जी, अब मैं वो जो पहले एक जो है ना वो अफसर के तौर पर मैं जो मशहूर था वो अब मैं नहीं हूँ, मैं अब एक तालिब इल्म के तौर पर हूँ। तो अब मुझे अपनी रूटीन को चेंज करना है। मुझे अब मैं अपनी बात बताऊँ कि मैं रात को भी तबीयत दिगरगूं रही और अब भी सर दर्द है, लेकिन मैंने कहा कि आज 7:15 बजे क्लास शुरू होगी और जितनी उसमें ताख़ीर होगी आप हज़रात की तरफ से वो तो रिकॉर्ड हो रही है। तो अगर आप इनकार भी करेंगे तो इकरार तो खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड जो हो रहा है किरामन कातिबीन या वो तो कर ही रहे हैं ना, लेकिन इधर जो वीडियोज़ का सिलसिला है। अच्छा, तस्वीर और वीडियो के हवाले से ये बात ज़हन में रखें कि ये एक मजबूरी है। तस्वीर बनवाना भी मजबूरी है, उसके मकासद हैं, और वीडियो बनाना या बनवाना या बन जाना ये सारी मजबूरी की सूरतें हैं। तो जिन उलमा ने इनके हराम होने का फतवा दिया हुआ है उनका फतवा बरहक है और उसको हम तस्लीम करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि माज़ल्लाह नऊज़ुबिल्लाह वो असरी वसाइल की अहमियत से इफ़ादियत से आगाह नहीं है। तो ये ज़हन में मत लाइएगा। इंशाअल्लाह आगे जाकर ख़ुद आपका अपना ज़हन कहेगा कि हाँ उन्होंने ठीक इसको आराम करार दिया। तो इसलिए ये सारी मजबूरी की सूरतें होती हैं। हमारे हज़रत साहब ने एक ही दफ़ा हज किया, तो उसके बाद उम्रा के लिए भी नहीं गए, हज के लिए भी नहीं गए। वो इसीलिए कि तस्वीरें और ये सारा सिलसिला, इससे बचने के लिए। तो ये आप जहन में ज़रूर रखिएगा। करंट अफेयर्स जो होते हैं वो उनमें ये भी चलता रहता है, और बाज़ मसाइल जो उसमें कदीम मशाइख की मोहब्बत और उनके इल्म और उनके फ़न को सामने रख के उसको लोग तस्लीम करते हैं, तो दूसरे लोग उन पर एतराज़ करते हैं, फप्ती कसते हैं कि तुम्हें तो भाई असरी तकाज़ों का ही नहीं पता। तो हालांकि पता ही कोई नहीं होता कि एक बंदा ज़ोर के वक्त असरी तकाज़ों पे ज़ोर दे रहा है और शरीयत के ख़िलाफ़ जा रहा है, असर के वक्त वो मर चुका होता है, सारे असरी तकाज़े उसके ख़त्म हो जाते हैं। तो इसे शरीयत से और उलमाए शरीयत से, जो उलमाए रब्बानीयीन हैं, उलमाए हक़ वाकई ये जो जिनके टाइटल है ना आजकल मुफ्ती आरिफ के साथ लगा हुआ, इनकी में तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, तो इनकी तो मैं बहुत सख्त ख़िलाफ़ हूँ। मुझसे तो अब बिलमुशाफ़ा तो बहुत कम लोग मिलते हैं। तो उसकी वजह यही है कि मैं वो भेड़ का जो छत्ता होता है ना उसकी तरह वो बन गया हूँ।
तो हक बात जो होती है वो हक होती है और उलमाए रब्बानीयीन की बात माननी चाहिए। बाकी जो मजबूरियाँ और वो सारे सिलसिले होते हैं उनको मजबूरी के तहत ही देखना चाहिए। अगर नमाज में ताख़ीर हो गई, नमाज कज़ा हुई, तो इसमें ये कहना कि अब असरी तकाज़ा था, मैंने फ़लाँ जगह जाना था, फ़लाँ जगह मैंने रिकॉर्डिंग करवानी थी, तो ये गलत होगा। उसमें यही होगा कि वो चूँकि उधर की वो मसरूफ़ियत अजीब गरीब निकल आई तो मुझसे नमाज में ताख़ीर हुई, ये मेरा जुर्म है, मेरी नमाज कज़ा हुई, ये मेरा जुर्म है। उस अपने जुर्म को तस्लीम करना पड़ेगा जी। तो इससे पहले हम मस्तर के बारे में पढ़ रहे थे और मस्तर के बारे में कुछ असबाक मज़ीद भी बाकी हैं। मस्तर बुनियादी तौर पर इस्म है और अस्मा का बयान आगे भी आएगा और उस अस्मा के बयान में मस्तर का फिर बयान आएगा इंशाअल्लाह। बयान यानी कि बा के ऊपर ज़बर। और लेकिन अब हम फ़ेल की तरफ मुंतकिल होंगे और आज से फ़ेल का बयान शुरू होगा कि ज़ुबान को सीखने का एक ख़ास अंदाज़ होता है, तो उसमें ये तक़दीम व ताख़ीर होती रहती है। ऐसे नहीं होता कि पहले बिल्कुल ही अस्मा का बयान पढ़ लिया जाए, उसके बाद फिर अफ़ाल का शुरू किया जाए, फिर हुरूफ का शुरू कर दिया जाए, क्योंकि ये तीन ही चीज़ें हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। यही सारी पूरी ग्रामर का ख़ुलासा यही है, इस्म, फ़ेल और हर्फ। तो कवायद की जितनी किताबें हैं, चाहे वो 1000 सफ़े पर कोई किताब हो, इन तीनों के गिर्द घूम रही होगी। एक हिस्सा इस्म पर होगा, एक हिस्सा फ़ेल पर होगा, एक हिस्सा हर्फ पर होगा। बस इन्हीं को जोड़ने और इनका तारफ़ कराना, यही कवायद हैं, यही सर्फ़ है और यही नाव है। और सर्फ़ और नाव के मजमूए को किसी ज़ुबान की कवायद या ग्रामर कहा जाता है। तो उसका पहला हिस्सा सर्फ़ है और दूसरा हिस्सा उसका नाव है। सर्फ़ में लफ्ज़ों के बनाने के तरीके को बयान किया जाता है और नाव में उन्हीं बने हुए लफ्ज़ों को जोड़कर कलाम और जुमला बनाने का। बस ये खुलासा है कवायद का। तो फ़ेल में सबसे पहले हम फ़ेल माज़ी पढ़ेंगे और फ़ेल माज़ी की फ़ारसी में उमूमन 6 किस्में पढ़ाई जाती हैं। हम इसमें एक इजाफ़ा करके 7 किस्में बना लेंगे और 7 किस्में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखे जी, फ़ेल का बयान ऊपर लिखेंगे जो हमारा मेन जो है वो दर्स का उन्वान। बाकी तो उसमें वही है, दाएं तरफ तारीख़, बाएं तरफ उस्ताद का नाम, दरमियान में फ़ेल का बयान लिखेंगे और उससे नीचे फिर जो दूसरा हेडिंग होगी, सब हेडिंग कह लें, वो फ़ेल माज़ी। तो सबसे पहले दाएं तरफ आप लिखेंगे तारीफ़, जो यहाँ अंग्रेज़ी में डेफिनेशन इस्तेमाल होता है इसके लिए। माज़ी वो फ़ेल है जिसमें गुज़रा हुआ ज़माना पाया जाए। माज़ी वो फ़ेल है जिसमें गुज़रा हुआ ज़माना पाया जाए। जैसे वसीम आमद, ब्रैकेट में तर्जमा लिखेंगे वसीम आया। और हिशाम रफ्त, ब्रैकेट में तर्जमा करेंगे हिशाम गया। ये है फ़ेल माज़ी की तारीफ़ और 2 मिसालें मैंने आपको दे दी। अब हम मुंतकिल होते हैं फ़ेल माज़ी की अक़साम की तरफ। तो आप नीचे लिखें जी फ़ेल माज़ी की अक़साम। नंबर 1, फ़ेल माज़ी मुतलक। ये मुतलक जो है, इसके लाम के ऊपर आपने हमेशा ज़बर पढ़नी है, मुतलक। फ़ेल माज़ी मुतलक, इसमें पहले तारीफ़ लिखेंगे, वो माज़ी है जिसमें मुतलक गुज़रा हुआ ज़माना पाया जाए। जैसे वसीम नान खुर्द।
वसीम ने रोटी खाई। ये दोनों मेरे भांजे हैं, वसीम और हिशाम। ये चोरों से बचने के लिए ये मिसालें लिखी हैं। मैं मेरी हर किताब में, अरबी की किताबों में भी मैंने अपनों की मिसालें दी हैं। उसमें अटक भी लिखा है, अटक, ताकि कोई चोर चुराए तो पता चल जाए। 25 किताबें मैंने अरबी ज़ुबान सिखाने के लिए तहरीर की हैं। 25 किताबें आज से तकरीबन 25 साल पहले। कुछ छपी हुई हैं, कुछ मुसव्वदात हैं। असल में जो क्लास बराह रास्त होती है ना, उसकी किताब मैं कोशिश करता हूँ कि न छपे, कि जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसे मैं ही वो करूँ, वो मेरा एक खासा है। लेकिन अब ये फ़ारसी वाली किताब तो इंशाल्लाह कंपोज हो रही है। ये तो आपके आखिरी इम्तिहान से पहले साकिब साहब इसको छाप देंगे, तो इंशाल्लाह ये छप के रहेगी। इसमें कुछ और अहबाब भी हैं, कराची के एक दो साहब भी, वो कहते हैं कि आप ये छपवा दें ताकि हम इधर बैठ के पढ़ें, तो ये छपेंगे इंशाल्लाह। अभी करीमा सादी आप पढ़ेंगे तो वो पहला उसका एडिशन ख़त्म हो चुका। पहले एडिशन में उसके अगलात भी बहुत ज़्यादा थी, तो अब मैंने उसमें इजाफा भी कर दिया है, तो ये साथ साथ छपेंगी। बल्कि इसमें आपका एक किस्म का वो हिस्सा होगा कि आपकी वजह से ये छपेंगे, वगरना मुसव्वदात तो ढेर लगा हुआ है। वसीम नान खुर्द, वसीम ने रोटी खाई। इसमें जो है ना, मुतलक का जो लफ्ज़ है, इसमें एक तो तलफ़ुज़ के हवाले से बात की है कि लाम के ऊपर ज़बर होगी, और दूसरा इसमें जो है माना के एतबार से बात होगी कि मुतलक का माना है माज, निरा। तो जब हम कहते हैं फ़ेल माजी मुतलक, तो इससे मुराद होता है कि वो फ़ेल माजी जो माज फ़ेल माजी है, माज माजी है, निरा माजी है। अब माज माजी कहना या निरा माजी कहने का मतलब ये है कि उसमें उसके कुर्ब और बोध का कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है, कोई कैद नहीं है, कुर्ब और बोध की कोई कैद नहीं है। मुतलक माज निरा फ़ेल माजी है। तो जब हमने मिसाल पर गौर किया तो मिसाल थी वसीम नान खुर्द, वसीम ने रोटी खाई। अब कोई पता नहीं कि 5 मिनट पहले खाई, 10 मिनट पहले खाई या 1 महीना पहले खाई, तो ये फ़ेल माजी मुतलक है। अगर उसने 2 साल पहले खाई तब भी इसका माना होगा, तब भी तर्जमा फ़ारसी में यूँ ही होगा वसीम नान खुर्द। और अगर 5 मिनट पहले उसने खाई तो तब भी आप कहेंगे वसीम नान खुर्द। ये है मुतलक का माना, फ़ेल माजी मुतलक। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें एक तो ये फ़ायदा होगा कि इसमें कुर्ब और बोध की कैद नहीं होती। पहला फ़ायदा ये हो गया फ़ेल माजी मुतलक। दूसरा ये है कि फ़ेल माजी की ये शान है कि इसमें तहक्कुक अम्र पाया जाता है, यानी जो अम्र जो बात होती है उसका सबूत पाया जाता है कि ये वो बात साबित हो चुकी, ये बात साबित है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं। तो फ़ेल माजी का जहाँ सीगा इस्तेमाल होगा वहाँ तहक्कुक अम्र पाया जाएगा। जैसे कोई किसी के बारे में कहे कि फ़लाँ शहीद हो गया, तो ये फ़ेल माजी मुतलक भी है और इसमें तहक्कुक अम्र है। अब इसमें ये कि वो हो गया या नहीं हो गया ये नहीं होगा, ये इस तरह। वो एक दूसरा व्यू है कि खबर दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त, हो तो अलग बात है ना। हम बात कर रहे हैं कलाम की, हम कलाम की बात कर रहे हैं कि कलाम में जो हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसका तकाजा क्या है। अब देखिए जी, 2 बातें हमने इसमें, एक बल्कि 3 हो गई। एक तलफ़ुज़ के एतबार से कि लाम के ऊपर ज़बर है, मुतलक कहना है, मुतलक नहीं कहना। दूसरी ये है कि इसमें कुर्ब व बोध की कोई कैद नहीं। तीसरा ये है कि इसमें तहक्कुक अम्र, ये जो है ना कि किसी काम का पक्का सबूत, इस तरह लिखने के बजाय तहक्कुक अम्र मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि ये मुरक्कब फिर आगे जाके अगली किताबों में इस्तेमाल होगा। तो अभी से आप इस मुरक्कब को याद कर लें। मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन के यहाँ और उलमा के यहाँ ये मुरक्कब इस्तेमाल होगा, तो तहक्कुक अम्र। आगे है जी, अब इसके बनाने का कायदा क्या है। बनाने का कायदा बहुत ही आसान है, पहले आप इसको समझ लें फिर बाद में ज़रूर लिख लें कि कोई भी मस्दर है,
उसका जो आखिर में उसकी अलामत है नून। एक तो अलामत है ना दन तन, कि हमने पढ़ा है कि मस्तर में या दन होगा, आखिर में या तन होगा, वो तो हमने मस्तर के उस मजमूई शक्ल का तारुफ करवाया है, लेकिन असल अलामत जो है उसमें नून है। तो किसी मस्तर से भी आप अलामत मस्दर यानी उसकी जो अलामत मस्दरियत है, अलामत मस्दर जो है नून, वो हटा देंगे तो जो पीछे रह जाएगा वो फ़ेल माजी मुतलक का पहला सीगा बन जाएगा कोई भी। अब मिसाल के तौर पर एक मस्तर है जी शुनीदन, तो नून हटा तो ये पीछे रह गया शुनीद, आखिरी हर्फ जो है वो साकिन हो जाएगा, तो इसका ये वाहिद पहला सीगा बन जाएगा। ऐसे ही है जी खुर्दन, तो नून हटा तो खुर्द। ऐसे है जी गुफ्तन, नून हटा तो गुफ्त। ऐसे है सुफ्तन, नून हटा तो सुफ्त। और ऐसे है खुफ्तन, नून हटा तो खुफ्त। तो फ़ेल माजी मुतलक बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, किसी भी मस्तर के आखिर से नून हटा दें तो वो पहला सीगा बन जाएगा। अब जब हमने कहा पहला सीगा, एक तो ये ज़हन में रखें कि फ़ेल में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं यानी फ़ेल ही होते हैं, उनको ग्रामर की ज़ुबान में सीगा कहा जाता है। सीगा का लफ्ज़ी माना क्या है, ये इस बहस में अभी हम नहीं पढ़ते, ये आगे जाके हम अरबी ग्रामर शुरू करेंगे तो फिर करें। जो मसलन असमा है तो वहाँ लफ्ज़ या कलमा का वो इस्तेमाल होगा, लेकिन फ़ेल कलमा जो है उसके लिए जो अमूमन गिरदान में कलमे बनते हैं उसके लिए सीगा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पहला सीगा तो बड़ा आसान है, बन गया नून हटाने से, बाकी कुल कितने सीगे होंगे? तो ये बड़ी ही एक आसान बात है और पाकिस्तानी के लिए तो बहुत ही ये खूबसूरत बात है कि इसमें कुल 6 सीगे हैं। पहला सीगा तो नून हटाने से बन गया, पीछे रह गए जी 5 सीगे। तो 5 सीगों की ख़ास अलामात अहले ज़ुबान ने उनके साथ उसका इजाफ़ा किया है। तो अब ऐसे करते हैं कि जब फ़ेल माजी मुतलक के 6 सीगे बनाते हैं तो उसमें पहला जो सीगा है वो तो हो गया नून हट गया। मसलन आमदन मस्तर था तो आमद हो गया पहला सीगा। पहले तक सीगों की तकसीम समझ लें, 6 सीगों की। 2 सीगे होते हैं गायब के लिए, पहले 2 सीगे। दूसरे 2 सीगे होते हैं हाजिर के लिए, और आखिरी 2 सीगे होते हैं मुतकल्लिम के लिए। अच्छा, कुछ आपको पढ़ाने वाले ऐसे मिलेंगे ख़ासकर यूनिवर्सिटी वगैरह में, वो मुतकल्लिम को पहले ले आते हैं कि भाई बंदा ख़ुद कलाम करता है तो मुतकल्लिम के सीगे पहले होने चाहिए। लेकिन हमारे जो कदीम असातिज़ा का तरीका है वो ये नहीं है, वो गायब से शुरू करते हैं, लिहाजा हम उसी तरीके पर चलेंगे। तो तरतीब भी हमारी ये होगी, 6 सीगों में पहले 2 गायब के, दूसरे 2 हाजिर के, जिसको मुखातब भी कहते हैं। मुखातब यानी तौ के ऊपर ज़बर, और आखिरी 2 सीगे ये मुतकल्लिम के। मुतकल्लिम कहते हैं कलाम करने वाले को, तो वो अपनी बात हो रही होती है। अब जो पहले 2 सीगे हैं गायब के, यहाँ गायब का क्या माना है? यहाँ आजकल के जो मजहूल, जाहिल, अजहल, जिन्हें उस्ताद नहीं कहना चाहिए, उस्ताद की सीट पर बैठ जाते हैं, वो गायब के बारे में बताते हैं कि जो सामने न हो, जो गायब हो। तो ऐसी जो तारीफ़ है ये गलत है। गायब ग्रामर में उसे कहते हैं जिसके बारे में गुफ्तगू की जाए। ये आप लिखें, गायब, हाजिर, मुतकल्लिम। गायब उस शख्स को कहते हैं जिसके बारे में बात की जाए। अब आप 2 कुर्सियों पर बैठे हैं एक ही कमरे में, तो एक बंदा दूसरे के बारे में बात कर रहा है तो दूसरा गायब कहलाएगा, जबकि है वो मौजूद सामने है। तो ये फ़र्क है। गायब उस शख्स को कहते हैं जिसके बारे में बात की जाए। ये पक्का ज़हन में बैठा लें। ये जितने भी आपको गुमराह बदअकीदा लोग हैं, इनकी किताबों में भी आपको गायब की तारीफ़ या उनकी तकरीर में, गुफ्तगू में आप सुनेंगे, दर्स में सुनेंगे, तो वो यही करेंगे कि जो गायब हो। आगे है जी हाजिर, जिसके साथ बात की जाए। वो शख्स जिसके साथ बात की जाए उसे मुखातब भी कहते हैं, तौ के ऊपर ज़बर।
अब लोग मुखातिब मुखातिब करते रहते हैं, लेकिन आप इंशाल्लाह मुखातब कहेंगे। और मुतकल्लिम वो शख्स खुद जो खुद बात करने वाला हो। अब मेरे साथ कोई बुज़ुर्ग बैठे हैं तो मैं उनके बारे में कहता हूँ कि ये बहुत ही माशाअल्लाह अहले मोहब्बत हैं, अहले अकीदत हैं, अहले इरादत हैं, तो वो गायब हैं, क्योंकि मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, हालांकि वो मेरे साथ मौजूद हैं। तो ये ज़हन में बैठा ले। अब दो सीगे गायब के, दो सीगे हाजिर के, दो सीगे मुतकल्लिम के। सवाल ये पैदा होता है कि दो दो सीगों की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसका जवाब ये है कि एक तो हो गया एक जिसके बारे में बात की जा रही है। अब जिनके बारे में बात की जा रही है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो एक और सीगा की ज़रूरत पड़ी। और एक से ज़्यादा का मतलब है दो, दो से स्टार्ट होता है और फिर आगे जितने भी हों, तो दो ही सीगे वहाँ ज़रूरत थे। एक सीगा एक के लिए, एक गायब शख्स के लिए, और उसके बाद जितने भी गायब हों उनके बारे में जब आप बात कर रहे हैं तो उसके लिए एक और सीगा की ज़रूरत पड़ेगी। तो दो ही सीगों की ज़रूरत थी, लिहाजा दो ही सीगे हैं। ऐसे ही हाजिर में भी दो ही सीगों की ज़रूरत है कि एक वक्त में आप जिससे बात कर रहे हैं वो एक अकेला शख्स बैठा है, आप उससे बात कर रहे हैं, ठीक है जी। और एक ऐसा वक्त है कि आप जिनसे बात कर रहे हैं वो एक से ज़्यादा हैं, तो एक के बाद जमा शुरू हो जाता है। तो दो से लेकर आगे फिर जितने भी हों, तो यहाँ भी अकली तौर पर दो ही सीगों की ज़रूरत पड़ी, तो लिहाजा हाजिर के भी दो सीगे हो गए। मुतकल्लिम जो बात करने वाला होता है, कभी एक शख्स होता है जैसे मैं बात कर रहा हूँ, कभी दो इकट्ठे बैठ के बात कर रहे होते हैं और एक ही बात कर रहे होते हैं। मैं भी कह रहा हूँ कि जनाब आ जाओ खाना खाओ, और मेरे साथ बैठा हुआ कह रहा आ जाओ जनाब खाना खाओ। तो दोनों जो हैं वो एक ही बात कर रहे हैं, तो लेकिन बात करने वाले दो हैं, एक से ज़्यादा हो गए तो वहाँ भी दो सीगों की ज़रूरत पड़ी। अब इसमें एक और सवाल पैदा होता है कि मर्दों और औरतों का फ़र्क क्या होगा? तो मर्दों और औरतों को फ़ारसी में कोई फ़र्क नहीं, यही दो सीगे मर्दों के लिए भी होंगे गायब में, हाजिर में, मुतकल्लिम में, और यही दो सीगे औरतों के लिए भी होंगे गायब में, मुतकल्लिम में, और हाजिर में और मुतकल्लिम में। अलबत्ता अरबी ग्रामर में वैरायटी है, वहाँ मर्दों के लिए सीगे और औरतों के लिए सीगे और, एक के लिए और, दो के लिए और दो से ज़्यादा के लिए और, वहाँ एक वैरायटी है। वो ज़बान की फसाहत, बलागत और उसकी वैरायटी और ख़ूबसूरती की दलील है। ये भी ज़ुबान की खूबसूरती है कि कम अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन जितने कम अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उतने फिर वो मुश्किल भी हो जाते हैं समझने में। तो अब 6 सीगे जी इसके बने, तो पहला सीगा तो बन गया मस्तर हटाने के बाद, और ये गिरदान आप लिखेंगे तो जदवल आप बनाएंगे, 6 कालम तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा ना, 6 सीगे हैं, लेकिन जो रोज़ हैं वो भी 3 कर लें। पहली रो में आप सीगों के नाम लिखेंगे, पहले सीगे का नाम वाहिद गायब, दूसरे सीगे का नाम जमा गायब, फिर तीसरे सीगे का नाम वाहिद हाजिर, चौथे का जमा हाजिर, फिर पाँचवें का वाहिद मुतकल्लिम और छठे का जमा मुतकल्लिम। दूसरी रो में आप गिरदान लिखेंगे। अब आमदन से जो गिरदान बनेगी उसमें पहला जो है, और तीसरे में आप उसका तर्जमा लिखेंगे, तो ये 3 रोज़ और 6 कालम बन जाएंगे। अब जो अलामतें हैं सीगों की अलामत, पहले सीगा यानी वाहिद गायब की को जमा बनाना है, उसकी तो अलामत कोई नहीं ना, वो तो नून हट गया। जमा बनाने के लिए उसके साथ नून और दाल का इजाफा करेंगे, और ये जो नून होता है ये साकिन होता है, यानी नून साकिन प्लस दाल, ये पहला हो गया। अब आते हैं जी वाहिद हाजिर और जमा हाजिर की तरफ। तो वाहिद हाजिर के लिए आप छोटी या लगाएंगे, और जमा हाजिर के लिए आप उस या के साथ दाल का इजाफा कर देंगे, या प्लस दाल, ये या भी साकिन होती है। और मुतकल्लिम की सीगों में आप बहुत आसान है, पक्का याद कर लें, मीम का ताल्लुक ही मुतकल्लिम के साथ है। तो वाहिद मुतकल्लिम में मीम का इजाफा करेंगे उसी पहले सीगे के साथ। सीगा एक पहले ही चल रहा है जो नून हटाने के बाद बना था, और जमा में ये और मीम का इजाफा करेंगे, और यहाँ भी ये जो है साकिन होगी।
अब गिरदान बनेगी जी आमद, आमदन, आमदी, आमदेद, आमदम, आमदें। अब पढ़ने का तरीका क्या होगा? सांस निकालने का तरीका ये होगा कि हर सेट के बाद आप सांस निकालेंगे। मसलन गायब के 2 सीगे पढ़ के सांस निकालेंगे, फिर हाजिर के 2 सीगे पढ़ के सांस निकालेंगे, फिर मुतकल्लिम के 2 सीगे पढ़ के सांस निकालेंगे। तो आप गिरदान ऐसे पढ़ेंगे आमद, आमदन, आमदी, आमदेद, आमदम, आमदेम। तो अगर कोई ऐसे पढ़ता है आमद, आमदन, आमदी, सांस यहाँ निकाल दिया, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि उससे सीगों की पहचान नहीं हुई। तो पढ़ने का तरीका शुरू से ठीक होना चाहिए। आमदेद में जो है ना या और इसमें ऐसे करते हैं कि इसको खींच कर भी पढ़ते हैं, आमदीद भी पढ़ते हैं, इस या को मारूफ करके भी पढ़ते हैं, और इसको मजहूल भी पढ़ते हैं। तो दोनों तरीके हैं, या को मजहूल पढ़ें या इसको मारूफ पढ़ें। मजहूल पढ़ेंगे तो बनेगा आमदेद, और मारूफ पढ़ेंगे या को तो बनेगा आमदीद। तो ईरानी तो पक्का मारूफ ही पढ़ते हैं या को। हमारा जो जिसे हिंदी स्टाइल कहते हैं, सबक हिंदी जिसे कहते हैं, उसमें इसको मारूफ पढ़ा जाता है, मजहूल पढ़ा जाता है, या को आमदेद पढ़ते हैं, खुश आमदेद, आमदेद। तो दोनों इसमें चलेंगे। जहाँ तक मेरा ज़ाती ताल्लुक़ है तो बाद सीगों में मुझे या मजहूल जो है वो पढ़ना अच्छा लगता है, और बाद सीगों में मारूफ पढ़ना अच्छा लगता है। ये ख़ुद ज़ुबान पे जब जारी होते हैं तो पता चल जाता है। तो पढ़ने का तरीका होगा जी आमद, आमदन, आमदी, आमदेद, आमदम, आमदें। तो आमदीद भी आप पढ़ सकते हैं। अब आमद का तर्जमा होगा वो आया, क्योंकि वाहिद गायब है। आमदन वो सब आए। इसमें सब का तर्जमा में आपने सब का लफ्ज़ इजाफा करना होगा, क्योंकि अगर आप सब नहीं लिखेंगे तो वो आए से मुराद कभी ऐसे भी हो सकता है कि वो से कोई एक हस्ती मुराद ली जा रही हो और अदबन आए कहा जा रहा हो, वो आए। तो इसलिए सब का लफ्ज़ इसमें इजाफा करना होगा। तो तीसरी रो में आप तर्जमा लिखेंगे आमद के नीचे वो आया, आमदन के नीचे वो सब आए, आमदी के नीचे तू आया, आमदीद या आमदेद के नीचे तुम सब आए। यहाँ भी तुम आए नहीं तर्जमा करना, बल्कि सब का इसमें इजाफा करना है, तुम सब आए। और आमदम के नीचे आप लिखेंगे मैं आया, और आमदेम के नीचे आप लिखेंगे हम आए। तो सीगों की अलामात एक ही दफ़ा आप याद कर लेंगे। तो ये है जी फ़ेल माजी मुतलक, जिसके बारे में मैं फिर दोहरा देता हूँ। सबसे पहले हमने इसकी तारीफ़ पढ़ी कि वो माजी है जिसमें मुतलक गुजरा हुआ ज़माना पाया जाए, जैसे वसीम नान खुर्द, वसीम ने रोटी खाई। फिर बनाने का तरीका हमने पढ़ा कि बनाने में पहला सीगा बनाया जाएगा, नून हटाकर पहला सीगा बन जाएगा, जिसे वाहिद गायब कहेंगे। बाकी 5 सीगों में अलामतों का इजाफा किया जाएगा, जिसमें नून दाल जमा गायब में, छोटी या ये वाहिद हाजिर में, या और दाल जमा हाजिर में, मीम वाहिद मुतकल्लिम में, और या और मीम जमा मुतकल्लिम में। फिर हमने ये कहा कि मुतलक का माना है माज और निरा, चूँकि इसमें जो भी काम किया जाता है गुजरे हुए ज़माने में, उस काम में कुर्ब बोध की कोई कैद नहीं होती, इसलिए इसे मुतलक कहा जाता है। तीसरी बात ये कही है कि इसको मुतलक पढ़ना है, लाम के ऊपर ज़बर पढ़नी है। एक और बात ये की है कि एक और बात क्या की है जी, तहक्को के अम्र। तो माशाअल्लाह आप मुझसे ज़्यादा वो एक्टिव होके बैठे हैं। तहक्को के अम्र यानी इसमें कोई बात भी है तो वो पक्की साबित होती है। मतलब हम कहते हैं कि वो आएगा, तहक्को के अम्र नहीं, तो उसमें शक है ना जी, लेकिन ये हो चुका, ये जो है वो हो चुका। अब आगे हम आते हैं जी, ये हो गया। अलामतें भी आपको यानी लिखेंगे बाकायदा, ऊपर आप लिखेंगे बनाने का कायदा, लिखेंगे जो बनाने का कायदा बताया है, ज़िमनी बातें जो बताई हैं वो आप साथ लिखेंगे। नीचे फिर सीगों की अलामत का आप हेडिंग दे के तो ये सीगे की अलामतें लिखेंगे। यानी पहले सीगे यानी वाहिद गायब को जमा बनाने के लिए उसमें नून दाल का इजाफा किया जाता है, और वाहिद हाजिर बनाने के लिए या का इजाफा किया जाता है पहले मिसरे में, और उसमें पहले सीगा में। तो ये लिखने के बाद आएगी जी तमरीन। तो तमरीन होगी ज़रूरी मसादर जो हमने शुरू में पढ़े हैं, पहला सेट जो है हमारे मसादर का, उसमें से कोई से 10 मसादर से फ़ेल माजी मुतलक की गिरदान आप कापी पर भी तहरीर करेंगे और ज़ुबान पर भी उसका इजरा करेंगे ताकि वो हिफ्ज़ हो जाए। मिसाल के तौर पर अभी हम एक और से कर लेते हैं, रफ्तन है।
तो इससे बनेगा जी रफ्त, रफ्तन, रफ्ती, रफ्तेद, रफ्तम, रफ्तें। पढ़ने का तरीका जो है वो यही होगा, हर दो सीगे के बाद आपने सांस निकालनी है। तो खुद पढ़ने वक्त भी सांस निकालनी है और जब पढ़ा रहे हो तो फिर तो हर हाल में सांस निकालनी है, ताकि पढ़ने वाले को किसी किस्म का वो कोई उसमें वो तशकीक का शिकार ना हो। तो ज़बानी याद करना या ये वो तो खैर है ही ज़रूरी। अब हम मुंतकिल होते हैं जी फ़ेल माजी की दूसरी किस्म की तरफ। तो दूसरी किस्म है जी फ़ेल माजी करीब। जब भी हम बातें कर रहे थे कुर्बो बोध की, तो फ़ेल माजी मुतलक में तो कोई वो नहीं है ना कैद। अब ज़हन में खुद ब खुद सवाल पैदा होता था कि अगर हमने ये कहा कि अभी थोड़ी देर पहले ये अम्र इसका ताक़ुब हुआ है थोड़ी देर पहले, तो ये फिर फ़ेल माजी करीब हो जाएगा, और कुछ अर्से पहले हुआ तो ये फ़ेल माजी बईद हो जाएगा। इसमें वो जो उसकी मुतलक होना था वो अब निकल जाएगा। तो इसकी तारीफ़ लिखें जी, वो माजी है जिसमें करीब का गुज़श्ता ज़माना पाया जाए। फ़ेल माजी करीब की हेडिंग देंगे और उसके साथ दो लिखेंगे। दूसरी किस्म है तारीफ़ लिखेंगे, वो माजी है जिसमें करीब का गुज़श्ता ज़माना पाया जाए। जैसे आमदा अस्त, आमद लिखेंगे उसके बाद हा का इजाफा करेंगे, आमदा अस्त। तर्जमा ब्रैकेट में लिखेंगे वो आया है, और दूसरी मिसाल लिखेंगे जी रफ्ता अस्त, वो गया है, ब्रैकेट में तर्जमा लिखेंगे। अब आपने देखा कि जब आपने तर्जमा लिखा वो आया है और रफ्ता अस्त का आपने तर्जमा लिखा वो गया है, तो इससे साबित हो गया कि उर्दू जुमले में सीगा वाहिद गायब की जो अलामत है वो है। अब दो है आ गई हैं तो पहली है को ब्रैकेट में लिख लें। उर्दू जुमला में सीगा वाहिद गायब की अलामत है। हर चंद के है नहीं है, ये हो गया जी, रिकनेक्ट हो गया। गालिब का एक मिसरा भी है ना, हर चंद के है नहीं है, तो उसमें है और फिर दोबारा है आया। अब इसमें आपने जो मिसाल देखी आमद अस्त और रफ्ता अस्त, उसमें आपने देखा होगा कि आमद तो वो बन रहा था फ़ेल माजी मुतलक, और रफ्त भी फ़ेल माजी मुतलक था। तो इसमें आमदा और रफ्ता से पता चला कि हमने फ़ेल माजी करीब में जो पहला सीगा था, जो माजी मुतलक का सीगा था, उसके साथ हा का इजाफा किया। इसे कहते हैं गोल हा, और हाय मुदव्वरा भी इसे कहते हैं गोल हा। तो इसका हमने इजाफा किया, और पहले सीगा में हमने अस्त का इजाफा भी किया। तो इससे पता चला कि फ़ेल माजी करीब का जो पहला सीगा है यानी वाहिद गायब, उसके बनाने का तरीका ये है कि माजी मुतलक का जो सीगा है उसके साथ हा और अस्त का इजाफा किया जाए। तो ये कैसे बनेगा? माजी सीगा माजी मुतलक प्लस हा प्लस अस्त, ये पहला सीगा बन गया। अब जैसे फ़ेल माजी मुतलक में बाकी 5 सीगों के लिए अलामतें थीं, ऐसे ही यहाँ भी अलामतें हैं, थोड़ा सा उनमें फ़र्क है। मसलन वहाँ नून दाल अलामत थी जमा गायब की, तो यहाँ अंध है, यानी नून दाल से पहले अलिफ का इजाफा है, इसके ऊपर अलिफ के ऊपर ज़बर होगी अंध। तो अब ये गिरदान कैसे बनेगी? पहला सीगा था आमदा अस्त, तो दूसरा सीगा बनेगा जमा गायब का आमदा अंध। पहले समझ लें, इसको ज़रा समझ लें। अब तीसरा जो दूसरा सेट है वाहिद हाजिर का और जमा हाजिर का, तो उसमें वाहिद हाजिर में छोटी या और जमा हाजिर में या और दाल, इसमें शुरू में अलिफ का इजाफा करना होगा। तो ये बन जाएगा ई और एद या ईद, खींच के पढ़ेंगे। तो अब ये बनेगा जी आमदा ई और आमदा एद। तू आया है
आमद आए तुम सब आए हो। मुतकल्लिम के सीगों में वाहिद मुतकल्लिम में अलामत थी मीम और जमा मुतकल्लिम में अलामत थी ये और मीम। इसमें भी अलिफ का इजाफा करेंगे और एम। अब अलामतों को एक दफ़ा हम पढ़ें तो बन जाएगी जी अस्त अंत, दो हो गई, फिर ई एद और एम। ये अलामतें आप ऐसे पढ़ेंगे उसी तरह वक्फे के साथ। अस्त अंत हाजिर के सीगों में ई एद और मुतकल्लिम के सीगों में एम। अब गिरदान पूरी बनेगी, मसलन आमदन मसर से बनेगी आमद अस्त आमद अन आमदई आमदेद आमदाम आमदैम। अब ये पूरा यानी आमदा पूरा पढ़ेंगे, आमदा नहीं पढ़ेंगे, यानी कि मीम को साकिन नहीं करेंगे। ये पंजाबी स्टाइल इधर नहीं चलेगा, मीम के ऊपर ज़बर पूरी पढ़ेंगे आप, क्योंकि फिर शेर में दिक्कत होगी अगर इधर आपने मीम को साकिन कर दिया, क्योंकि पंजाबी में ये है कि मुंह मुतहर्रिक को साकिन कर दिया जाता है, पंजाबी जो लहजा है। अब रफ्त से हम करेंगे तो कैसे बनेगा जी? रफ्ता अस्त रफ्ता अन रफ्ताई रफ्ताएद रफ्ताम रफ्ताएम। तर्जमा में है इसमें ज़रूरी होगा आमद अस्त। अब तीसरी रो में आप इसका तर्जमा लिखेंगे वो आया है, आमदान वो सब आए हैं, सब का इसमें इजाफा करेंगे। आमदई तू आया है, आमदेद तुम सब आए हो, आमदअम मैं आया हूँ, आमदएम हम आए हैं। तो ये वही अलामतें हैं, बस इसमें अलिफ का इजाफा किया हमने। और शुरू में माजी मुतलक में जो पहला सीगा था उसके साथ कोई अलामत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे अस्त अलामत है, अस्त। तो गोया अस्त की एक गिरदान समझ लें आप, अस्त अंत ई एद एम। इतना काफ़ी है या फेल माजी मुतलक बईद की तरफ जाएं? अच्छा ठीक है, लेकिन कल क्लास ज़रूर होगी इंशाल्लाह सर, रास्ते में होगी। अच्छा, अब इसमें यह है कि तमरीन जो है, तमरीन में वही जो अब ज़रूरी मसादर में करें या पहला सेट है मुरक्कब मसादर में करें, जिसमें भी करें, कोई से 10 मसादर जो हैं उसके आप गिरदान बाकायदा लिखेंगे, ये 3 रोज़ बनाकर 6 कॉलम बनाकर, और नीचे तर्जमा भी लिखेंगे। ये खुश काम होगा, लेकिन ये प्रैक्टिस होगी इंशाअल्लाह। तो जब अकेले बैठे हों तो ज़ुबान से बोलें भी, बोल कर भी लिखें। आमदस्त आमदान आमदई आमदेद आमदाम आमदाइम। इसमें आमदई के बारे में एक बात ज़हन में रखें कि आजकल जो जदीद स्टाइल है वो ई पूरा लिखते हैं, अलिफ और या। आमदई, आमदा लिख के उसके बाद अलिफ और या, तो ये बनेगा आमदई। आप इसी तरह लिखें। लेकिन पुराना अंदाज ये था कि आमदा की जो हा है उसके ऊपर हमज़ा डाल देते थे, और हमज़ा डालने के बाद नीचे खड़ी ज़ेर और लगा देते थे, तो फिर पढ़ते थे आमदई। तो पुरानी किताबों में आमदई उसी तरह लिखा होगा, वाहिद हाजिर का सीगा पुरानी किताबों में इसी तरह लिखा होगा, हा के ऊपर हमज़ा और नीचे खड़ी ज़ेर। लेकिन जदीद जो रस्मुल ख़त है उसमें आमदा पूरा लिख के और ई अलिफ और ये अलग लिखा जाता है। तो आप अलग लिखें ताकि आपको कोई वो दिक्कत ना हो। पुरानी किताबों में इंशाअल्लाह आपको आगाज़ हो जाएगा। गुलिस्तान में भी पुराने जो नुस्खे हैं उसमें ऐसे ही लिखा हुआ है। तो लेकिन आप अलग लिखें तो फिर आपको समझ आए, लेकिन वो भी अंदाज समझ लें कि पुराना अंदाज वो है। ठीक है जी। फ़ेल माजी बईद की तरफ हम बढ़ते हैं, और ये तीसरी किस्म है फ़ेल माजी बईद। तो इसमें सबसे पहले ज़ाहिर है हम उसी तरह चलेंगे, तारीफ़ लिखेंगे कि वो माजी है जिसमें बईद का गुजरा हुआ ज़माना पाया जाए। वो माजी है जिसमें बईद का गुजरा हुआ ज़माना पाया जाए। जैसे आमदा बूद,
वो आया था, ब्रैकेट में तर्जमा लिखें, वो आया था। और दूसरी मिसाल है जी रफ्ता बूद, वो गया था, ब्रैकेट में तर्जमा लिखें, वो गया था। अब बनाने का कायदा ये है जी कि माजी मुतलक का जो सीगा होगा पहला, उसके आखिर में हा का इजाफा करेंगे। वो तो हमने हा का इजाफा फ़ेल माजी करीब में भी किया है हमारे लिए, अब वो नई बात नहीं रही। तो हा का इजाफा हो गया 6 के 6 सीगों के साथ। उसके बाद वहाँ हमने अलामत लगाई थी अस्त, अन, ई, एद, अम, एम। यहाँ हम बूदन जो है मस्तर बूदन, उसकी गिरदान लगाएंगे। तो पहले सिगा के साथ होगा जी बूद, और आगे उसी बूद की गिरदान चलेगी, बूदंद, बूदी, बूदेद, बूदम, बूदेम। तो अब पहला सीगा क्या बनेगा, पहले के साथ बूद लग जाएगा, हा का इजाफा तो हमने कर दिया, तो बनेगा जी आमद अबूद, वो आया था। इसके लिए भी आप 3 कॉलम बाद में बना लेंगे, 6 कॉलम बना लेंगे, 3 रोज़ बना लेंगे। ऊपर सीगों के नाम, वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। नीचे आप गिरदान लिखेंगे और तीसरी रो में आप इनका तर्जमा लिखेंगे। तो आमद अबूद का तर्जमा है वो आया था। जब आपने था कहा, ये उर्दू की अलामत हो गई था, जैसे कि फ़ेल माजी करीब में है अलामत थी, तो उर्दू में इसकी था अलामत हो गई। तो था से अब आपने इसको माजी मुतलक के दायरे से निकाल लिया, अब ये बोध की तरफ चला गया, ये इसलिए ये माजी बईद बन गया। तो इसमें दूसरा सीगा क्या होगा जी बूदंद, वही अलामत वही है, नून दाल अलामत है लेकिन आपने साथ बूद लगाया। तीसरे में है जी बूदी, तो वही या अलामत है और साथ आपने बूद लगा दिया। चौथा है जी बूदे, तो उसमें वही या और दाल अलामत है, साथ आपने बूद लगा दिया। और आगे मुतकल्लिम में बूदम, वही मीम अलामत है और साथ आपने बूद लगा लिया। और छठे सीगे में बूदेम, वही या और मीम अलामत थी और आपने साथ बूद लगा दिया। तो अब ये पूरी गिरदान क्या बनेगी, आमद अबूद वो आया था, आमद अबूदन वो आए थे, आमद अबूदी तू आया था, आमद अबूदे तुम सब आए थे, आमद अबूदम मैं आया था, आमद अबूदेम हम सब आए थे। गिरदान वाज़ेह हो गई जी। तो इसमें भी आप कोई सी 10 मसादर से आप इसकी गिरदान तहरीर करेंगे, लेकिन ये ज़हन में रखें कि आप कोशिश करें कि पहले ज़रूरी मसादर में से आपने 10 मसादर के फ़ेल माजी मुतलक की गिरदानें लिखी, तो फ़ेल माजी करीब की जो गिरदानें आप लिखें तो वो सारे मसादर और हों। फिर जब फ़ेल माजी बईद की लिखें तो वो सारे मसादर और हों। तो इस तरह वैरायटी भी आ जाएगी और बहुत से मसादर की मश्क भी जो है वो हो जाएगी। अब हम इस सबक को दोहराते हैं और फिर इंशाअल्लाह ये ख़त्म हो जाता है क्लास का दौरानिया। पहले हमने आज फ़ेल का बयान शुरू किया है जी, और इसमें हमने फ़ेल माजी से आगाज़ किया है और फ़ेल माजी की अक़साम फिर हमने शुरू की हैं। तो सबसे उसकी 6 किस्में हैं और हम 7 उसकी बनाएंगे और 7 पढ़ेंगे। पहली किस्म फ़ेल माजी मुतलक है, तो इसमें लाम के ऊपर ज़बर आपने पढ़नी है, इसका माना है माज निरा, क्योंकि इसमें कुर्ब बोध की कोई कैद नहीं होती, इसलिए इसको फ़ेल माजी मुतलक कहते हैं। इसके बनाने का तरीका बहुत आसान है कि किसी भी मस्तर के आखिर से अलामत मस्तर यानी नून हटा देंगे तो फ़ेल माजी मुतलक का पहला सीगा बन जाएगा। उसके बाद बाकी 5 सीगों के लिए अलामात हैं, जमा गायब के लिए नून दाल, वाहिद हाजिर के लिए या वाहिद, और जमा हाजिर के लिए या दाल, और जमा वाहिद मुतकल्लिम के लिए मीम, और जमा मुतकल्लिम के लिए ये मीम। उसके साथ आप पहला मतलूबा जो आपका मस्तर से आपने पहला सीगा बनाया वो लगाएंगे तो फ़ेल माजी मुतलक की गिरदान बन जाएगी, जैसे आमद, आमदन, आमदी, आमदेद, आमदम, आमदेम। फिर हमने दूसरी किस्म पढ़ी जी फ़ेल माजी करीब, यानी वो माजी जिसमें करीब का गुज़श्ता ज़माना पाया जाए। वो करीब कितना होता है, तो करीब के लिए कोई कैद नहीं है, 1 मिनट पहले भी करीब है, 2 मिनट पहले भी करीब है, तो करीब ये है। तो उसके लिए हमने जो अलामात पढ़ी उसमें पहला सीगा तो वही है, उसमें हा का इजाफा किया फ़ेल माजी मुतलक के पहले सीगे के साथ। हा के बाद फिर हमने 5 सीगों में अलामतें लगाई, अस्त, अन, ई, एद, अम, एम। फिर हम आए जी फ़ेल माजी बईद की तरफ,
यानी वो माजी जिसमें बईद का गुजरा हुआ ज़माना पाया जाए, यानी उसमें बईद से अब मुराद जो है वो बईद है, चाहे 2 महीने पहले हो, 3 महीने पहले हो, 4 महीने पहले हो, जिसको आप बईद समझेंगे, यानी मुतकल्लिम जिसको बईद करार देगा वो बईद होगा। तो उसमें वही है कि माजी मुतलक के बनाने का तरीका वही है कि माजी मुतलक का जो पहला सीगा उसमें माजी करीब की तरह हा का इजाफा किया और बाद में बूद लगा दिया। या तो आप उसे बूद की गिरदान कह दें बूदन से कि वो गिरदान बन गई, या आप कह लें कि वही अलामतें हैं नून दाल और या दाल और मीम और या मीम, उसके साथ हमने बूद का इजाफा कर दिया। इस तरह आप कह लें, जिस तरह भी दोनों तरीके से कहेंगे तो एक ही बात होगी। तो वो फिर आमद अबूद, आमद अबूदन, आमद अबूदी, आमद अबूदेद, आमद अबूदम, आमद अबूदे, इस तरह फिर 10-10 मसादिर से। वैसे तो ज़ुबान पर जारी आप बेशक 20 मसादिर से कर लें, 25 मसादिर से कर लें, जितना आपको टाइम मिले, एक किस्म का वो मशगला बना लें आप। तबीयत सानिया आपकी अगर बन जाएगी ये फ़ारसी इंशाअल्लाह तो फिर सारी ज़िंदगी काम आएगी। तो अब इसमें कोई सवाल अगर कोई ज़हन में हो तो आप 15 सेकंड में कर सकते हैं। मुझे पता था कि 15 सेकंड तो आपके सोचते ही गुजर जाएंगे। जी साकिब साहब। सर ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह। बाज़ लोग सर ये जो जदीद फारसी पढ़ाने वाले जी, ये मुतलक के जब सीधे समझाते हैं तो कहते हैं कि नद ये या मीम या नहीं बोलते हैं, तो क्या इस तरह बोलते हैं, लेकिन इसमें यह है कि ये हुरूफ बुनियादी तौर पर साकिन है, ठीक है ना जी। तो जब मुतहर्रिक कर देंगे तो वो हर जगह फिट नहीं आएगा, किसी जगह तो फिट आ जाएगा लेकिन हर जगह फिट नहीं आएगा। तो जो पुराना तरीका है उसी पे चलना चाहिए, ठीक है ना। वो साउंड सिस्टम को सामने रख कुछ निकालते हैं, लेकिन आप जैसे जैसे आगे जाएंगे ना, आपको नए असातिज़ा जितने भी हैं ना जिन्होंने नए तरीके से पढ़ा है, उनकी गलतियाँ खुद ब खुद आपको लाहौर बैठे हुए नजर आएंगी, मेरी ज़रूरत भी नहीं होगी, ठीक है ना जी। तो जो पुराना तरीका है वो इसमें मसलन पहली अलामत है ना नून दाल, तो ये नून साकिन है, नद पढ़ेंगे तो नून मुतहर्रिक हो जाएगा। इसको जो वो कह रहे हैं ना वो असल में साउंड ऐसे आता है आमदन, तो वो दाल की ज़बर थी, नून के ऊपर ज़बर नहीं थी। अगर नून के ऊपर ज़बर मानी जाए तो ये बनेगा आमदा नद, आमदा नद। तो अभी से खराबी सामने आ गई। अगर हम तालिब इल्म को नद वो याद करा दें तो वो आमदा उसके ऊपर तो वो ज़बर बनाए कि पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि साकिन वो, तो वो कहेगा कि भाई यहाँ भी ज़बर और एक ज़बर ऑलरेडी मौजूद है तो ये ख़राबी आ जाएगी। तो ये ख़राबी आई असातिज़ा के नए तरीके से। पुराने तरीके में कोई ख़राबी नहीं थी। पुराने तरीके में हमने कहा था कि नून है ही साकिन, दाल के ऊपर जब ज़बर आई तो आमदंत, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में पुराना तरीका ही साबित हो गया, ताको के अम्र हो गया कि पुराना तरीका ही ठीक है। अच्छा जी, आज का दर्स यहीं अख्तिताम पजीर होता है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।